हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस वाली क्लास के साथ। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन से आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा। और इस सेशन में हम लोग साइंस के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने का प्रयास करते हैं और एनसीईआरटी के बुक के अनुसार एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप बीपीएससी वाले हैं, टीआरई या किसी अन्य बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट है, एमपी टेट वाले हैं, रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, या डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, या कोई भी अन्य एग्जाम, साइंस पढ़ना है ना आपको, तो फिर ये सेशन आप ही के लिए है। क्योंकि सिविल सर्विसेज से लेकर के रेलवे एग्जाम तक और टीचिंग एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक सब में ये काम आता है। और अभी इस सेशन में, इस सीरीज में, स्पेशल सीरीज में आपके लिए क्या चल रहा है, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक को डिकोड कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका तीसरा पार्ट है। इसका मतलब है चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीटेड है और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो चैप्टर 1 और 2 को डिकोड करता है। चैप्टर 3 का ये लास्ट पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो अब ये चैप्टर 3 में हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। तो अब तक इस डिस्कशन में जो पॉइंट छूट गया था वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि या तो 2 या फिर 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तैयार है आप लोग? ऑब्वियसली आप लोग तैयार होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। यही चैनल है आपका साइंस बाय सुमित सर। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप, यहीं पे मैं कम्युनिकेशन चीज़ों को भेज देता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब चैनल ये आपका अपना चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब तो करना ही है जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है थैंक यू। और बाकी आगे की बात आगे कैरी करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, कैसे प्लास्टिक सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है, और अलग अलग सामग्रियां उससे बनाई जाती है और आज के टाइम में भरा पड़ा है। हमारे आसपास के लाइफ में प्लास्टिक भरे पड़े हैं, लेकिन ये जितना आसानी से यूटिलिटी में सहायक होता है, मतलब आसानी से सामग्री बन जाती है, आसानी से हम इसको यूज कर लेते हैं, ये इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, इतनी आसानी से ये खत्म नहीं होते हैं। पर्यावरण के लिए ना ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जैसी चीजों को खत्म होने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंटेंट की तरह, फल के छिलकों की तरह महीने 2 महीने में खत्म होकर के, डिकम्पोज होकर के मिट्टी में नहीं मिलते। तो इसलिए पर्यावरणीय कंसर्न तो है, ठीक है ना। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की थैलियों में बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती है और आसानी से उपलब्ध होता है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। हर दिन हर घर में कुछ किलोग्राम प्लास्टिक के कचरा बोतल के रूप में, पॉलीथीन के रूप में, बैग्स के रूप में इकट्ठा होता रहता है। और फिर इसे हम जो कचरा ले जाते हैं घर से, जो लोग जो जिनको प्रोसेस करना होता है उनको दे देते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इसका डिस्पोजल इतना आसान नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट, फल के छिलके हो गए या फिर फलों की खराब खराब सामग्री है, वो तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन इसको डिकम्पोज होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसको डिस्पोजल, इसका डिस्पोजल, इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई इट्स क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इसीलिए कब, कहाँ, कितना, कैसे यूज करना चाहिए प्लास्टिक की सामग्री को, इस पर बहस होती रहती है और होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है और यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरणीय हितौषी तो नहीं है। इट्स नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाते हैं ना, प्लास्टिक को, तो पूर्णतया जलने में ये लंबा समय लेता है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में टॉक्सिक या विषैली धुएं या गैस जैसी चीजें उत्सर्जित होती है, जो हवा को भी प्रदूषित करती है। मिट्टी में इसको दबा दे तो मिट्टी को प्रदूषित करेगा, पानी में फेंक दे तो पानी को प्रदूषित करेगा। तो पूरे इन्वायरमेंटल यूनिट को ये परेशान करता है प्लास्टिक। तो आज के टाइम में हम ये तो नहीं कह सकते कि हम प्लास्टिक का यूज ही नहीं करेंगे। मेडिकल इंडस्ट्री से लेकर के कॉमन इंडस्ट्री तक
कॉमन यूज तक सब जगह प्लास्टिक की सामग्री मिलती है। आज के टाइम में हम प्लास्टिक के बिना जीवन के कल्प के बारे में सोच भी नहीं सकते। बट कुछ जगहों पे जहां पे हम इसके यूज के बिना काम चला सकते हैं, वहां हमें वो प्रयास करना चाहिए, यथासंभव, जितना संभव है यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। पूरी तरीके से हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन जितना बच सकते उतना तो प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पहला प्रयास क्या है, जैसे आप पॉलीथीन का यूज करते हो ना, प्लास्टिक का, तो क्या जूट से बने थैले का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि संभव है, ये इतना मुश्किल नहीं है। सब्जी लाने जाते हो, इसी में ले आओ, सामग्री लाते हो, इसी में ले आओ। अब ये जूट नेचुरल फाइबर है, ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसको प्लास्टिक की तरह 500 साल नहीं लगते हैं डिकम्पोज होने। या पेपर का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है बैग, थैला, उसमें सामग्री ले आओ। तो ये जैव निम्नकरणीय और मतलब जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और प्लास्टिक नहीं है, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय। ये जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो ना हो प्लास्टिक जैसी सामग्री वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। तो जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए और इसका अलग से डिस्पोजल कीजिए। दोनों को एक साथ मत मिलाइए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। जितना हम प्लास्टिक को कम यूज करने की दिशा में सोचेंगे उतना फायदा होगा, पर्यावरण का भला होगा और अल्टीमेटली हमारा भला होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार प्लास्टिक आपने यूज कर लिया तो दोबारा भी यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, ये संभव है। अधिकांश जो थर्मोप्लास्टिक है ना, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, वो पुनः यूज किए जा सकते हैं या पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए, मत बनाओ, लेकिन प्लास्टिक को कर सकते हैं। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड सो दैट उससे एक नया टेक्सचर मिल जाए, है ना। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु जो कंटेनर वगैरह बनाया जाता है, वो थोड़ा सा एक तरीके से सीमित हो जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं, दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें कुछ कलरिंग लिमिट अगर ऐड कर दिया जाए, टेक्सचर बदल जाता है कई बार। अगर ऐसा आप करते हैं ना, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ खाने वाली चीज को स्टोर करने में दिक्कत हो सकती है अगर आप एडिड कलर मिला देते हो रिसाइकलिंग के दौरान, तो वो भी ध्यान में रखना होता है। और 4R का प्रिंसिपल यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंटल सेविंग प्रिंसिपल में सबसे ऊपर है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से ये उम्मीद की जाती है कि आप 4R कॉन्सेप्ट को समझिए। एक R का मतलब होता है रिड्यूस। जैसे प्लास्टिक की बात करें, जितना कम से कम आप उसे यूज कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। प्लास्टिक की सामग्री पर आपकी निर्भरता कम से कम हो तो ज्यादा बेहतर है। रिड्यूस होगा, प्लास्टिक के यूज रिड्यूस होंगे तो प्लास्टिक की खपत कम होगी। पर्यावरण में प्लास्टिक अगर कम आएगा तो अल्टीमेटली उसके डिस्पोजल की समस्या भी कम होगी। तो रिड्यूस तो सबसे पहली चीज है आपको करनी। इसके अलावा अगर मान लो यूज आपने कर भी लिया प्लास्टिक, तो उसको रीयूज करो। एक बार पॉलीथीन में आपने सामग्री कर दी तो दोबारा भी उसको यूज करो, रीयूज करो। शायद इससे प्लास्टिक की खपत कम हो। संभव हो तो रिसाइकिल करो और रिकवर करो, पुनः प्राप्त, ठीक है ना। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, इस 4R का, हर आर का अपना एक मतलब है। चारों आर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। और हर व्यक्ति को इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, और ना केवल अवेयर होना चाहिए बल्कि उसको अपने जीवन में इसका अनुसरण भी करना चाहिए, ठीक है। अभी एक डिस्कशन के दौरान मैंने एक बायोडिग्रेडेबल शब्द का इस्तेमाल किया था, जैव निम्नकरणीय, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल शब्द का इस्तेमाल किया था, जैव अनिम्नकरणीय। थोड़ा नाम से पता चलता है, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, आप ऐसे जमीन पे फेंक दो, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्शन करके डिकम्पोज कर देते
ऐसी और भी सामग्री होती है, किसी को 2 महीने का समय लग सकता है, किसी को 6 महीने का, लेकिन प्लास्टिक जैसी सामग्री 500-700 साल लग सकते हैं, तो उसको तो नॉन डी बायोडिग्रेडेबल ही बोलेंगे ना। तो जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि माइक्रोब्स जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, उसे हम बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नकरणीय कहते हैं। इसका एक पूरा लिस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया है। में लिखा हुआ है कि सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन, इसको डिकम्पोज होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है और कहीं 2-4 दिन ज्यादा भी लग सकता है, तो ये बहुत कम समय है, इसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। वेजिटेबल्स, सड़े गले पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंटेंट। दूसरा है पेपर, पेपर भी तो नेचुरल चीज है ना, थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, 10 से लेकर के 30 दिन का समय लग सकता है, ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली ये बायोडिग्रेडेबल। सूती कपड़ा जो कॉटन से बनता है, 2 से 5 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ये भी डिग्रेडेबल है। और लकड़ी 10-15 वर्ष का समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है लेकिन डिग्रेडेबल ये भी है। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन ये भी डिग्रेडेबल है। लेकिन ये 5 हो गया, और छठा और सातवां देखो, टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे जो है ना, 100 से 500 वर्ष का समय लगता है, ये बहुत ज्यादा समय है, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा। और प्लास्टिक 500 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है इसको डिग्रेड होने में, होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों को, छठे और सातवें को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो बाकी 1 से लेकर 5 तक के जो पदार्थ है उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा। अब एक बार फिर से देख लो, फलों या सब्जियों के छिलके और बचा हुआ भोजन 1 से 2 हफ्ता, कागज 10 से लेकर के 30 दिन यानी मैक्सिमम 1 महीना, सूती कपड़े 5 महीना मैक्सिमम, 2 से 5, लकड़ी 10 से 15 साल, ऊनी वस्त्र 1 साल, और प्लास्टिक सैकड़ों साल, और एल्यूमिनियम नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है ना, तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, ये याद रख लो, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे प्रश्न पूछे गए, ये देखो, ये आपके पेपर का ही प्रश्न है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए उसके द्वारा अपघटन में लगने वाले समय के साथ सही सुमेलित है। प्लास्टिक की बोतल, रेशमी रुमाल, सूती कपड़े, केले का छिलका, कागज, किसको कितना समय लगता है, अभी लिस्ट देखा था हमने देखा था कि जो फलों और सब्जियों के छिलके है ना, 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है, तो डी के साथ दूसरा ऑप्शन जाएगा, ये पक्का है। और बाकी हमने देखा था जो पेपर है ना, ये 10 से 30 दिन, सही बोल रहा हूं, ठीक है। और प्लास्टिक सबको पता है सेवरल ईयर्स, सैकड़ों साल लग सकता है। तो ये 3 तो हमें पता है, यानी ए का 5 और डी का 2 और ई का 3, ये कहां से मैच हो रहा है, इतने से काफी है। ई का 3 इसमें है, इसमें है, डी का 2, ए का 5 और बी का 4, देखो बी का 4, सिल्क 4 साल, सिल्क के बारे में उस लिस्ट में जिक्र नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक टाइम लगता है। ऊनी कपड़ा था, वो 1 साल का समय लेता है, ये था। और लकड़ी 10 से 15 साल। तो 3 तो हमारे उस लिस्ट से आ गए ना, बाकी ठीक है, हम थोड़ा सा सोच के कर लेंगे। हाँ, कॉटन वाला भी था, कॉटन वाला कितना, 5 महीने तक का था ना कॉटन शर्ट, 2 से 5 महीने, तो ये आ जाएगा सी का 1, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 4 तो आ गया, 1 नहीं था, रेशमी रुमाल, कोई बात नहीं, 4 वर्ष वाला एक नई चीज आपके सामने आ गया। तो ये ऐसी देखते ही याद हो जाना चाहिए, आप इससे अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ और बातों को कैरी कर लेते हैं। क्या आपने ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही है? हाँ, देखा होगा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में। खाद्य अपशिष्ट खाने के क्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियां, खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं, उनको पता नहीं होता है। ठीक है ना, और प्लास्टिक के ये पदार्थ अगर पशुओं में चले जाए अंदर, तो श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करता है या आमाशय में एक लेयर बना देता है, और अंततः इन प्लास्टिक के कारण पशु की मृत्यु तक हो सकती है। तो देखो, यूं ही अगर हम रोड पे प्लास्टिक ऐसे फेंक दे, कैसे ये
दुनिया में जीने वाले कुछ प्राणियों के लिए जानलेवा हो सकता है, तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। अब ये इनको इतनी समझ नहीं है कि इसे खाना है या नहीं खाना है। अगर ये मान लो कुछ खाद्य सामग्री इनको यहाँ पे दिख गया और उसके साथ प्लास्टिक भी अंदर चला गया, तो इनको बड़ी दिक्कत होती है, जान तक चली जाती है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं, चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं? सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ रखना, प्लास्टिक मुक्त रखना, ये जितनी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज को हम एजेंसी या सरकार पे नहीं थोप सकते, ठीक है। इसके अलावा फाइबर वाइज कौन सा फाइबर या फाइबर से बनी हुई सामग्री यूज करनी चाहिए, कौन सा कम यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये भी हमारे द्वारा पर्यावरण को दिए गए योगदान से इस प्रोसेस को लिंक किया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का सामान यूज कर भी रहे हैं तो सही तरीके से सही जगह पे उसको स्टोर करके डिस्पोज करने के प्रयास में आप अपना योगदान दीजिए। ये नहीं कि कहीं भी फेंक दें, बहुत नुकसान हो सकता है पर्यावरण को और जानवरों को। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े या थैली या जूट का थैला लेकर जाइए, ताकि प्लास्टिक के बैग की जरूरत ही ना हो आपको। ऐसा तो कर सकते हैं, किया जा सकता है, यही तो बुद्धि विवेक है। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डब्बों का प्रयोग करें। लोग करते हैं आजकल, लेकिन प्लास्टिक सस्ता होता है तो कई बार लोग उसको भी यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारे हाथ में जितना उतना तो हम प्रयास कर ही सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जिसके बारे में अभी हमने बात की, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए और ये चैप्टर भी डन है। पूरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, छोटा सा हिस्सा एक रह गया था, वो आज हमने डिस्कस कर लिया। एक प्रश्न तो हमने अभी कर लिया है और ये डेटा आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। एक और प्रश्न देखो, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। अभी तक तो हमने इन सब के ऊपर बात की है ना, लगातार 3 क्लास से तो इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट है इसका, इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। तो ये तो सबको पता है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर किस प्रकार की सामग्री है। क्या सभी वेजिटेबल फाइबर है? ना। सभी नेचुरल है? जब वेजिटेबल नहीं है तो नेचुरल फाइबर भी नहीं है। सभी सिंथेटिक है? हाँ, ठीक है ना। इसमें सेमी सिंथेटिक सिर्फ रेयॉन है, तो ये नहीं कह सकते कि सभी अर्ध संश्लेषित है। अर्ध संश्लेषित रेयॉन को कहते हैं, पहली क्लास में बताया था क्यों। क्योंकि इसकी सामग्री जो होती है जिससे ये बनाया जाता है ना, वो एक नेचुरल चीज है। अब किस चीज से रेयॉन बनाया जाता है वो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि रेयॉन जैसे फाइबर को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसी वजह से उसको अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं, ऑल्दो ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में लिखना है। और मुझे लगता है ये सारा पॉइंट हमने डन कर लिया, तो ये चैप्टर डन है। और जाते जाते फिर मैं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन लाइक करो, शेयर करो, एंड ओके, डन डन, ऑल डन। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय।